हिंदी। अध्याय 111 मूविंग माउंटेन ब्लेड कौशल। वांग टेंग खुद को असहाय महसूस कर रहा था। वह पहले मास्टर लू से केवल एक स्टार उच्च श्रेणी के उड़ने वाले खंजरों का एक सेट ही खरीद सकता था। उन्होंने 1.5 मिलियन इतनी आसानी से खर्च कर दिए। NOWELLBEIN.com। फिर उसने एक बैग और सभी तरह की जरूरत की चीजें खरीदी, जैसे कि इलाज की दवाएं और जहर की दवाएं। इन चीजों पर उसने करीब 3 मिलियन खर्च किए। नेता लिन के परिचय के बाद वह 2 सितारा ढाल खरीदना नहीं भूले जिसकी कीमत 6 मिलियन थी। उन्होंने वह युद्ध तलवार भी खरीद ली जो उन्होंने पहले देखी थी, तथा भारी शैली का धनुष भी खरीद लिया। कुछ ही समय में उनके पास 100 मिलियन की साधना निधि में से केवल 58 मिलियन ही बचे। अगर वांग शिंगगुओ को पता चल जाता कि वांग टेंग इतनी उदारता से पैसा खर्च कर रहा है, तो शायद उसे लंबे समय तक सिरदर्द बना रहता। ये कैसा अपव्ययीपन है। वांग टेंग ने अपने संतुलन को देखा और एक पल के लिए निराश महसूस किया। यदि मैं पैसा खर्च नहीं कर पाऊं तो मुझे क्या करना चाहिए? ये बहुत जरूरी है। मुझे तुरंत जवाब चाहिए। हाँ, अभी भी शास्त्र और युद्ध तकनीकी मौजूद हैं। वांग टेंग को अचानक याद आया। उसके पास केवल अग्नि तत्व, बर्फ तत्व और पृथ्वी तत्व के लिए शास्त्र और युद्ध तकनीकें थीं। उसके पास लकड़ी, पानी और विष तत्वों के लिए कुछ भी नहीं था। खास तौर पर विष गुण। यह एक दुर्लभ तत्व था। उन्होंने जिक्सन मार्शल हाउस के शास्त्र कक्ष को देखा, लेकिन विष तत्व से संबंधित कोई भी शास्त्र नहीं ढूंढ पाए। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। उसे हार माननी पड़ी। जैसे ही वह लकड़ी और जल तत्व संबंधी शास्त्रों को देखने जा रहा था, उसके मन में अचानक एक विचार आया। उसने अपने लकड़ी और पानी के तत्वों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ये दोनों तत्व उसके शरीर में ही रहते हैं। वे उसकी आज्ञा नहीं सुनते। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसा कि अपेक्षित था, अगर मुझे संबंधित शारीरिक प्रतिभा नहीं मिलती है तो मैं इन तत्वों का उपयोग नहीं कर सकता। भले ही मैं अब लकड़ी और पानी के तत्वों के लिए गुप्त शास्त्र खरीदूं, मैं उन्हें विकसित नहीं कर सकता। वांग टेंग ने कड़वी मुस्कान दी और जो कुछ करने की योजना बना रहा था उसे रोक दिया। मुझमें अभी भी पृथ्वी तत्व पर आक्रमण करने वाली युद्ध तकनीक का अभाव है। उसके पास अर्थ लोएस कौशल था, लेकिन इसमें एक रक्षात्मक ढाल शामिल थी। उसके पास केवल पृथ्वी तत्व पर आधारित आक्रमणकारी युद्ध तकनीक का अभाव था। वांग टेंग ने युद्ध तकनीक हॉल में प्रवेश किया। खरीदार के सामने सभी प्रकार की युद्ध तकनीकें रखी गई थीं, जिन्हें अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया था। शास्त्रों और युद्ध तकनीकों को 4 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया: आकाश, पृथ्वी, अंधेरा, पीला। फिर प्रत्येक श्रेणी को निम्न, मध्यम, उच्च और कुलीन वर्गों में विभाजित किया गया। रेड फ्लेम स्क्रिप्चर और डीप आइस स्क्रिप्चर दोनों ही पीले रैंक वाले उच्च श्रेणी के स्क्रिप्चर थे। जहां तक अर्थ लोएस स्किल की बात है, ये पीले रैंक वाले कुलीन वर्ग की तकनीक थी। अग्नि किरण तलवार और प्रेत बर्फ मुट्ठी पीले रैंक उच्च श्रेणी के बल युद्ध तकनीक थे। ये शास्त्र और युद्ध तकनीकें वेबसाइट पर भी उपलब्ध थीं। वे सस्ती नहीं थीं। अर्थ लोएस स्किल और डीप आइस स्क्रिप्चर की लागत 80 मिलियन है। रेड फ्लेम स्क्रिप्चर की लागत 70 मिलियन है। फायर किरण तलवार 30 मिलियन थी। फैंटम आइस फिस्ट को 20 मिलियन पर टैग किया गया था। वांग टेंग ने जब कीमतें देखी तो वह हैरान रह गया। हे भगवान, मैं तो पहले से ही अरबपति हूँ। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ये बल कौशल शास्त्र और युद्ध तकनीकें इतनी महंगी होंगी। कोई आश्चर्य नहीं कि मार्शल योद्धा सभी अमीर लोग थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मार्शल योद्धा बनना इतना कठिन था। सामान्य लोग अपनी सारी संपत्ति बेच देने पर भी इन कीमतों को वहन नहीं कर पाएंगे। प्रवेश की बाधा बहुत ऊंची थी। वे शक्तिशाली धनी परिवार बिना किसी दबाव के पैसे दे सकते थे। दूसरी ओर, एक सामान्य व्यक्ति बड़ी रकम के बारे में सोचकर ही निराश महसूस करेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर।
मार्शल आर्ट की परीक्षा सफलता का मार्ग है। उन्होंने जो कहा वह सही था। वांग टेंग ने मन ही मन सोचा, अगर कोई छात्र मार्शल आर्ट कोर्स में दाखिला लेने में कामयाब हो जाता है तो स्कूल उसे कौशल संबंधी शास्त्र मुहैया कराता है। भले ही यह मुफ्त न हो, लेकिन ये बहुत महंगा भी नहीं होगा। अगर नहीं तो छात्र मार्शल योद्धा कैसे बन पाते हैं? वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। अगर उसके पास उसका बग सिस्टम नहीं होता तो उसे अपने शास्त्रों और युद्ध तकनीकों की भी चिंता हो सकती थी। यह वाकई मुश्किल था। उन्होंने अपने विचारों को एकत्रित किया और पृथ्वी बल युद्ध तकनीकों को पढ़ना शुरू कर दिया। पहाड़ तोड़ने वाली ताकत, पीली श्रेणी, निम्न श्रेणी 5 मिलियन। रॉक ब्रेकिंग पंच, पीले स्तर के मध्यम वर्ग 10 मिलियन। माउंटेन रॉक स्मैश, पीली श्रेणी की कुलीन श्रेणी 200 मिलियन। मूविंग माउंटेन ब्लेड स्किल, डार्क लेवल, निम्न वर्ग 500 मिलियन। जब वे डार्क लेवल पर पहुंचे तो फोर्स बैटल तकनीकों की कीमतें तेजी से बढ़ गईं। अपने बचे हुए पैसे पर नजर डालने के बाद वांग टेंग ने डार्क लेवल लो क्लास मूविंग माउंटेन ब्लेड स्किल खरीदने का फैसला किया। वह जल्द ही जिंगबू महाद्वीप जा रहा था। उसे नहीं पता था कि वहां क्या खतरे हैं, इसलिए एक शक्तिशाली युद्ध तकनीक को समझना बेहतर था। ये डार्क लेवल निम्न श्रेणी मूविंग माउंटेन ब्लेड कौशल निश्चित रूप से पीले रैंक फायर किरण तलवार कौशल और फैंटम आइस फिस्ट से अधिक शक्तिशाली था। चूंकि वह ब्लेड कौशल का अभ्यास कर रहा था, इसलिए उसे ब्लेड की आवश्यकता होगी। उसके पास 80 मिलियन बचे थे। वांग टेंग ने 2 स्टार उच्च श्रेणी का युद्ध ब्लेड खरीदने का फैसला किया। वांग टेंग ने आधिकारिक तौर पर इस अवधि के लिए दी गई सारी खेती की धनराशि खर्च कर दी थी। जहां तक ऊर्जा पत्थरों और गैंग गोलियों जैसे साधना संसाधनों की बात है, तो उसने उन्हें नहीं खरीदा क्योंकि वे गुणकारी बुलबुले जितने अच्छे नहीं थे। उसे उन चीजों पर पैसा खर्च करना पड़ा जो उसके पास नहीं थी। दूसरे लोगों के लिए अपनी क्षमता बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण बात थी, इसलिए वे संभवतः सबसे पहले सभी तरह के खेती के संसाधन खरीदेंगे। लेकिन वांग टेंग के लिए हथियार और युद्ध तकनीक ही वह चीज थी जिसकी उसके पास कमी थी। इसके अलावा चाहे वह डैन की गोलियां हो या ऊर्जा के पत्थर, उनमें एक निश्चित मात्रा में अशुद्धियां होती थीं। अगर वह उनमें मौजूद बल को अवशोषित कर लेता तो अशुद्धियां उसके शरीर में भी समा जाती। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके शरीर में अशुद्धियां जमा होती गईं। इसका असर उसके योद्धा के राज्य पर पड़ने लगा। इसलिए उसे इनका बहुत अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। वह इन वस्तुओं का विवरण जानता था। एक धोखेबाज के रूप में वांग टेंग इन सस्ते सामानों का उपयोग करने के विचार से घृणा करता था। उसने बर्फ तत्व ऊर्जा पत्थर और प्रिंसिपल यू द्वारा दिए गए बर्फ तत्व डैन को नहीं छुआ। उसने उन्हें अन्य क्षेत्रों में उपयोग करने या कुछ छोटी नकदी कमाने के लिए उन्हें बेचने की योजना बनाई। अगले दिन वांग टेंग द्वारा खरीदी गई वस्तुएं आ गईं। डिलीवरी करने वाला व्यक्ति काला सूट और काला धूप का चश्मा पहने एक आदमी था। इससे वह थोड़ा रहस्यमय लग रहा था। उनके आदेश के तहत कर्मचारियों ने बक्सों को एक एक करके गाड़ी से नीचे उतारा। क्या आप मिस्टर वांग टेंग हैं? कृपया बक्से खोलने और अंदर रखी वस्तुओं की जांच करने के लिए अपना खाता नंबर इस्तेमाल करें, काले कपड़े पहने आदमी ने कहा। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने अपनी कलाई घड़ी से बक्सों के किनारे के क्षेत्र को स्कैन किया। बक्से अपने आप खुल गए। उसने सामान गिना। वे सभी सामान वितरित कर दिए गए थे। श्री वांग टेंग, अगर कोई समस्या न हो तो कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें। काले कपड़े पहने आदमी ने बिल आगे बढ़ाया। जब उसने अपनी आंखों के कोने से बक्सों में रखी चीजों को देखा तो वह मन ही मन दंग रह गया। कितने धनवान! वांग टेंग के हस्ताक्षर करने और डिलीवरी स्वीकार करने के बाद वह व्यक्ति अपने कर्मचारियों के साथ चला गया। वांग टेंग ने बक्सों को सीढ़ियों से ऊपर ले जाकर व्यवस्थित किया। उसने उन्हें एक तरफ रख दिया और फिर अपने कंप्यूटर में यूएसबी प्लग लगा दिया। चलती पहाड़ ब्लेड शब्दों की एक पंक्ति उसकी दृष्टि में आई।
समय तेजी से बीत गया। जल्द ही टाइगर वॉरियर टीम के अन्य सदस्यों से मिलने और उनसे मिलने का समय आ गया। वांग टेंग के लिए 2 दिन बहुत ही समृद्ध रहे। उसने वह सब कुछ तैयार कर लिया था जो उसे तैयार करना चाहिए था, और उसने पहले से ही मूविंग माउंटेन ब्लेड कौशल का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। उसने अपने गुण पैनल को देखा। मूविंग माउंटेन ब्लेड कौशल आधार 5/100। यह अभी शुरुआती चरण में था और उसकी दक्षता बहुत कम थी। वांग टेंग के पास 35 खाली विशेषताएं बची थीं, लेकिन वह उनका उपयोग करने की जल्दी में नहीं था। सुबह वांग टेंग ने अपने परिवार के साथ नाश्ता किया। वांग शेंगुओ और ली जिमेई बोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। जाहिर है, वे दोनों चिंतित थे। हालांकि उन्होंने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। पिताजी, मुझे हिरन उद्यान के लिए फॉर्म खरीदने का अधिकार है। अगर आपके पास समय है, तो आप वहां जाकर एक बड़ा घर खरीद सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके वहां जाने की कोशिश करें, वांग टेंग ने कहा। ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो। इसकी चिंता मत करो, वांग शेंगुओ ने सिर हिलाया। मैं जा रहा हूँ। वांग टेंग ने अपना नाश्ता खत्म किया, अपना मुंह पोंछा और उठ खड़ा हुआ। वांग शेंगुओ और ली जिमेई ने उसे दरवाजे पर भेजा। वे एक पल के लिए झिझके। अंत में उनकी सारी चिंताएं और भावनाएं एक ही वाक्य में समाहित हो गईं। अपना ख्याल रखना और सुरक्षित वापस आना। वांग टेंग ने टाइगर वॉरियर टीम के अन्य 5 लोगों से मुलाकात की। वांग टेंग ने अपनी युद्ध वर्दी और युद्ध के जूते पहने हुए थे। उसकी पीठ पर एक बैग था और कंधे पर हथियार रखने वाला ताबूत था। उसके सभी हथियार उसके शस्त्र वाहक संदूक में रखे गए थे, यहाँ तक कि उसका भारी धनुष भी उसके भीतर समा गया। उन्होंने माना कि हथियार ले जाने वाले ताबूत का डिजाइन अद्भुत था। हालांकि यह बड़ा नहीं था, लेकिन इसने अंदर की सारी जगह का पूरा इस्तेमाल किया। उसे अपने हाथ में केवल ढाल ले जाने की जरूरत थी। जहां तक उड़ने वाले खंजरों की बात है, तो उसने उन्हें अपने कपड़ों में रख लिया। इस तरह वो अपने विचारों की एक चाल से ही घातक हमला करने में सक्षम हो जाएगा। लिन झान और अन्य सदस्यों की तुलना में उनके उपकरण अपेक्षाकृत सरल माने जाते थे। बाकी 5 सदस्यों के पास बहुत सारे बैग थे, कुछ के पास तो सामान रखने के बैग भी थे। जब वांग टेंग ने उनसे इसके बारे में पूछा, तो उन्हें पता चला कि उनमें गोला बारूद भरा हुआ था। उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई और देखा कि लियू यान अपनी पीठ पर भारी रून मशीन गन लेकर चल रही थी। किसने कहा कि केवल पुरुषों को ही बंदूक चलाने की अनुमति है? बंदूकें और सुंदरताएं। वे स्वर्ग में बनी जोड़ी थे। लियू यान ने एक टाइट फिटिंग युद्ध वर्दी पहनी थी, जो उसके फिगर को दिखा रही थी। खुरदुरे दिखने वाले भारी मशीन गन के साथ वह एक जंगली और भयंकर तरह का आकर्षण दिखा रही थी। वांग टेंग ने अपनी नजर घुमाई और लिन झान के हाथों में 2 बड़े आकार के युद्ध कुल्हाड़ियों को देखा। वह केवल अपने दिल में कह सका, यह एक असली आदमी है। यांग फेई गदा का इस्तेमाल कर रही थी, जबकि यान जिनमिंग और यान जिन्यू ने क्रमशः ब्लेड और तलवार का इस्तेमाल किया। जब वे एक साथ खड़े होते थे, तो वे एक सक्षम और परिपक्व आभा देते थे। ठीक है, चूंकि सभी लोग यहाँ हैं, तो चलिए चलें। लिन झान के हाथ हिलाने पर सभी ने अपना सामान उठाया और कार में सवार होकर एक दिशा में चल पड़े। आधे घंटे बाद कार एक सैन्य शिविर में जा पहुंची। ये सैन्य शिविर जिंगवू महाद्वीप की ओर जाने वाली आयामी दरार के बाद बनाया गया था। ये बहुत कड़ी सुरक्षा में है और किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए आसपास के क्षेत्र में कई मार्शल योद्धा छिपे हुए हैं, लिन झान ने समझाया। उनकी कार को एक चेक पॉइंट पर रोका गया। 5 सदस्यों ने अपने मार्शल योद्धा के प्रमाण पत्र निकाले और उन्हें गार्ड को सौंप दिया। वांग टेंग ने उनकी हरकतें देखी और उनका अनुसरण करते हुए अपना मार्शल योद्धा का प्रमाण पत्र भी निकाल लिया। गार्ड के हाथ में स्कैनिंग डिवाइस थी। उसने सभी के चेहरों को स्कैन करने से पहले एक एक करके मार्शल योद्धा के प्रमाण पत्रों को स्कैन किया। ये पुष्टि करने के बाद कि कोई गलती नहीं है, उसने सभी को अंदर जाने दिया।
लिन झान ने सैन्य शिविर में प्रवेश करते हुए बताया, यदि आपके पास मार्शल योद्धा का प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इस स्थान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। रास्ते में उन्हें शिविर में भारी संख्या में गश्ती दल नजर आया। उन्होंने कार पार्किंग में खड़ी की और उसे लॉक कर दिया। फिर वे एक प्लाजा में आ गए। यहाँ ज्यादा लोग नहीं थे। सबसे खास चीज थी चौक के बीचों बीच स्टील से बनी विशाल दरवाजा की चौखट। ये कम से कम 30 मीटर ऊंचा, लगभग 20 मीटर चौड़ा था तथा इसका आकार वृत्ताकार चाप जैसा था। दरवाजे के बीचों बीच एक गहरा, काला और लंबा भंवर था। एक बार जब आप भंवर की ओर देखते तो अनजाने में ही आपकी नजर उस पर चली जाती। ईमानदारी से कहूँ तो जिसने भी पहली बार आयामी दरार को देखा होगा, उसे झटका लगेगा। वांग टेंग भी अपवाद नहीं था। इस समय वो विशाल दरवाजे के सामने खड़ा था और बहुत देर तक बोल नहीं पाया। तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम हैरान हो? लिन झान ने मुस्कुराते हुए पूछा। बाकी 4 सदस्यों ने मुस्कुराते हुए वांग टेंग की तरफ देखा। पहले भी जब उन्होंने पहली बार आयामी दरारें देखी थी, तो उनके चेहरे पर भी ऐसा ही भाव था। वांग टेंग ने सिर हिलाया। चलो चलते हैं। जब तुम जिंगवू महाद्वीप पर पहुंचोगे, तो तुम और भी अधिक चकित हो जाओगे। लिन झान मुस्कुराया और आगे बोला। वह सबसे पहले दरवाजे की ओर बढ़ा। विशाल दरवाजे के किनारे कई बड़ी मशीनें रखी हुई थीं। वांग टेंग को नहीं पता था कि उनका इस्तेमाल आयामी दरार को स्थिर करने के लिए किया गया था या किसी चीज की निगरानी के लिए। मशीनों को चलाने वाले कर्मचारी भी थे, जो चीजों पर सतर्क नजर रखते थे। इन स्टाफ सदस्यों ने वांग टेंग और टीम के सदस्यों की उपेक्षा की। वांग टेंग ने उन पर नजर डाली और फिर अपनी टीम के सदस्यों का पीछा करते हुए आगे बढ़ गया। लिन झान और बाकी लोग बिना रुके आयामी दरार से गुजर गए। वांग टेंग ने गहरी सांस ली और फिर उनके पीछे पीछे चला गया। वह दरवाजे से बाहर निकल गया। ऐसा लगा जैसे एक पल बीता हो, पर साथ ही ऐसा लगा जैसे बहुत समय बीत गया हो। उसकी दुनिया घूम रही थी और उसकी दृष्टि एकदम काली हो गई थी। अचानक उसे अपने पैरों के नीचे ठोस जमीन का एहसास हुआ। वांग टेंग ने अपनी आंखें खोलीं। लिन झान और बाकी लोग कुछ ही दूरी पर खड़े थे। वे पहले ही टेलीपोर्टेशन से उबर चुके थे। जब उन्होंने वांग टेंग को इतनी जल्दी ठीक होते देखा, तो वे हैरान रह गए। जब वे पहली बार आयामी दरार से गुजरे, तो उन्हें बहुत देर तक उल्टी होती रही और उनके सिर में बहुत दर्द हुआ। उन्हें सामान्य रूप से चलने फिरने से पहले आधे दिन तक आराम करना पड़ा। यह आदमी कोई साधारण नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह। दोनों ने एक दूसरे को देखा। यह विचार उनके मन में अनायास ही एक साथ आया। वांग टेंग को पता नहीं था कि वे क्या सोच रहे थे। इस समय उसकी नजर उन लोगों के बगल में मौजूद विशेषता बुलबुले पर गई। उसके पैरों के नीचे भी एक बुलबुला था। ये बुलबुले कहाँ से आए? वांग टेंग हैरान था। स्पेस तारांकन 0.1। स्पेस तारांकन 0.1। अंतरिक्ष विशेषता। वे अंतरिक्ष विशेषताएं थीं। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये बुलबुले वास्तव में अंतरिक्ष की विशेषताएं होंगी। क्या वे आयामी दरार से हो सकते हैं? विचार करते समय वह बुलबुले उठाना नहीं भूला। आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के बाद से ही उसने कई प्रयोग किए थे। अब वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके गुणकारी बुलबुलों को अपनी ओर खींच सकता था। अब उसे इधर उधर घूमकर उन्हें उठाने की जरूरत नहीं थी। यदि ऐसा नहीं होता, तो जब वह हर जगह दौड़ता भागता रहता, तो लोग उसे मूर्ख की तरह देखते। पहले वह अपनी ओर डाली जाने वाली निगाहों को बड़ी मुश्किल से ही बर्दाश्त कर पाता था, लेकिन गुण सीखने के लिए वह बार बार मूर्ख बन जाता था। अंततः उसे उस यातना से मुक्ति मिल गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। अब उसे मूर्ख बनने की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी टीम के सदस्यों के पास के सभी बुलबुले अपनी ओर खींचे और उन्हें एकत्र कर लिया। अंतरिक्ष तारांकन 0.8। उसकी स्पेस विशेषता में 0.8 अंक की वृद्धि हुई। वांग टेंग की नजर उसके गुण पैनल पर पड़ी।
उसने आखिरकार अपनी प्रतिभा पंक्ति में बदलाव देखा। अंतरिक्ष 0.81 यह एक प्रतिभा विशेषता है। वांग टेंग का दिल खुशी से भर गया। ये स्वर्ग से मिला उपहार था। जैसे ही उन्होंने जिंगवू महाद्वीप में प्रवेश किया, उन्हें बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा था कि जिंगवू महाद्वीप उसके प्रति बहुत दोस्ताना था। यद्यपि उन्हें इस अंतरिक्ष प्रतिभा का सटीक उपयोग नहीं पता था, फिर भी उन्हें इस बात का कुछ अंदाजा था कि यह क्या है। उन गेम उपन्यासों में वे हमेशा इस बात का बखान करते थे कि अंतरिक्ष प्रतिभा कितनी शानदार है, इसलिए यह अंतरिक्ष प्रतिभा इतनी भी घटिया नहीं होगी। जैसे ही वांग टेंग इस बारे में सोच रहा था, लिन झान ने मुस्कुराते हुए अपना मुंह खोला। जिंगवू महाद्वीप में आपका स्वागत है। वांग टेंग को होश आ गया। जिंगवू महाद्वीप। हाँ, वो जिंगवू महाद्वीप पर आया था। उसने अपने आसपास के माहौल को देखा। यह एक विशाल हॉल लग रहा था। उसके पीछे एक बहुत बड़ा गोलाकार चाप वाला दरवाजा था जो आयामी दरार के दूसरे छोर पर मौजूद दरवाजे के समान दिख रहा था। दरवाजे की गहराई में भंवर धीरे धीरे घूम रहा था। चलो बाहर चलकर देखते हैं, लिन झान ने कहा और बाहर चला गया। दूसरा व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे चला। जब वे दरवाजे से होकर बाहर पहुंचे तो वांग टेंग को एहसास हुआ कि वे अभी एक ऊंचे टावर में थे। इस समय वे टावर के नीचे खड़े थे। ये फोर्स टावर है। ये शहर के बीच में स्थित है। पूरे शहर की ऊर्जा इसी टावर से मिलती है, लिन झान ने कहा। NOWELBEIN.COM। वांग टेंग ने अपना सिर उठाया और देखा कि टावर कुछ 100 मीटर ऊंचा था। इसकी पूरी संरचना स्टील से बनी थी और यह एक खड़ी और खतरनाक चोटी की तरह बादलों में घुस गई थी। इमारत पर अनगिनत रहस्यमय चिन्ह खुदे हुए थे। टावर के नीचे एक चौक था। अज्ञात काले पत्थरों से इसका फर्श बना हुआ था और उन पर रून भी खुदे हुए थे, जो एक रहस्यमय आभा बिखेर रहे थे। वांग टेंग को लगा कि आसमान से एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली दबाव उसे नीचे धकेल रहा है। वह अचंभित था। वह गहरी सांस लेने के अलावा कुछ न कर सका। यह जिंगवू महाद्वीप की सभ्यता का उत्पाद है। क्या आपको ये थोड़ा अविश्वसनीय लगता है? लिन झान ने पूछा। यह जिंगवू महाद्वीप वास्तव में मेरी कल्पना से थोड़ा अलग है, वांग टेंग ने जवाब देते हुए जोर से सांस ली। जिंगवू महाद्वीप इस दूसरी दुनिया के मुख्य महाद्वीप का नाम था। जिंगवू महाद्वीप के दक्षिण में एक विशाल शहर भव्य रूप से स्थित था। इस समय शहर के बीचों बीच एक विशाल महल में एक युवक हॉल के बीच में पैर मुड़कर बैठा था। उसके सामने एक प्राचीन शैली का कछुआ रखा हुआ था। यह उसकी हथेली के आकार का था। उसने कछुए के खोल को धीरे से खटखटाया। खटखटाने की आवाज साफ और तेज निकली। उसकी आंखों में तारे ऐसे चमक रहे थे मानो उनमें कोई ब्रह्मांड छिपा हो। अचानक तारे घूमने लगे और उसके आसपास की खाली जगह पीछे हटने लगी। अगले ही पल युवक ने अचानक अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसके गालों पर खून की 2 धारियां लंबी हो गई थीं। उसके काले बाल पल भर में बर्फ की तरह सफेद हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी जीवन शक्ति चूस ली गई हो। तुम्हें क्या हुआ है? अंधेरे में एक सख्त और थोड़ी परेशान आवाज गूंजी। युवक ने हाथ हिलाया। कुछ देर बाद उसने मजाक करते हुए कहा, मैं मौत के कगार पर खड़ा हूँ। मेरे साथ क्या हो सकता है? आप। अंधेरे में खड़े आदमी ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज फिर से सख्त और उदासीन हो गई। फिर उसने पूछा, तुमने क्या देखा? सच सच बताओ। मुझे पीछे का दृश्य दिख रहा है। पीछे का दृश्य? बस इतना ही। पीछे का दृश्य, एक तलवार जो अमर और शैतानों को मार सकती है, एक ब्लेड जो आकाशगंगा को काट सकती है, एक मुट्ठी जो सूर्य को नष्ट कर सकती है। बकवास। तुम बस इस पर विश्वास नहीं करना चाहते। हमारी दुनिया, वो व्यक्ति हमारी आखिरी उम्मीद हो सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। वो ये काम अकेले कैसे कर सकता है? मैं तुम्हें एक सच्ची सलाह देना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे जाने दोगे?
अंधेरे में खड़ा व्यक्ति चुप हो गया। मैं मरने वाला हूँ। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। युवक ने उपहास किया। तुम अभी भी मेरे छोटे भाई हो। अगर तुम बाहर जाओगे तो अपने कमजोर शरीर के साथ जीवित नहीं रह पाओगे। मैं तुम्हें मरने के लिए बाहर नहीं जाने दे सकता। मैं पहले से ही एक मरे हुए व्यक्ति से अलग नहीं हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे जाने दो या नहीं। तुम मुझे मरने से पहले दुनिया पर एक आखिरी नजर डालने की अनुमति क्यों नहीं दे सकते? ये लगभग बस बहुत हो गया। अंधेरे में खड़ा आदमी धीमी आवाज में चिल्लाया। फिर उसने आह भरी और कहा, भूल जाओ। तुम जा सकते हो। तुम जब चाहो वापस आ सकते हो। ये जगह हमेशा तुम्हारा घर रहेगी। उस व्यक्ति से कोई बातचीत मत करो। युवक ने ये वाक्य छोड़ दिया और कछुए के खोल को जमीन पर रख दिया। उसके पास पैक करने के लिए और कुछ नहीं था। वो लड़खड़ाता हुआ हॉल से बाहर निकल गया। वो वापस नहीं आएगा। चलो चलें, लिन झान ने कहा जब वे ऊंचे टॉवर के नीचे खड़े थे। ऊंची मीनार के चारों दिशाओं में लंबी सीढ़ियां थीं। वे सीढ़ियों से उतरकर कुछ दूर तक चले। वे जल्द ही एक दरवाजे से गुजरे। अगले ही पल एक पूरी नई दुनिया वांगटेन की नजर में आ गई। एक विदेशी आभा वाली समृद्ध सड़क ने उसे एक नए रोमांच का स्वागत किया। ये स्टील से बना एक विशाल शहर था। पूरा शहर मध्य युग का लग रहा था, लेकिन वहां भाप से चलने वाले कोई उत्पाद नहीं थे। शहर की इमारतों में विदेशी शैली थी, लेकिन पृथ्वी वास्तुकला के संकेत भी पाए जा सकते थे। दो अलग अलग शैलियों के एकीकरण के परिणामस्वरूप एक अद्वितीय डिजाइन तैयार हुआ था। सड़कों पर लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए थे और उनकी पोशाक धरती पर रहने वाले इंसानों से बिल्कुल अलग थी। हालांकि आप कभी कभी कुछ लोगों को युद्ध की वर्दी में देख सकते थे। वो महिला ऐसा क्यों करती है? वांगटेन दंग रह गया जब उसने पास से गुजर रही एक महिला के कान देखे। यह ओर्क जाति के खरगोश जनजाति की एक युवा महिला है। बूढ़े भाई वांग, ऐसा लगता है कि हम एक ही तरह के हैं। आपने उसे एक नजर में ही पहचान लिया। यान जिनमिंग ने अपना हाथ वांगटेन के कंधे पर रखा और हंसी उड़ाई। भाई, वांगटेन को गुमराह मत करो। यान जिन्यू नाराज था। NOWELBEIN.com एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा नहीं होगा। मैं उसके साथ जीवन दर्शन पर चर्चा कर रहा हूँ, यान जिनमिंग ने उत्तर दिया। वांगटेन कुछ पलों के लिए अवाक रह गया। फिर उसने पूछा, जिंगबू महाद्वीप में और भी जातियां हैं? ये सही है। ये जगह पृथ्वी से बहुत अलग है। जब आप इस शहर में जिक्सन मार्शल हाउस शाखा का दौरा करेंगे, तो आप जिंगबू महाद्वीप के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। लिन झान ने अपनी बात खत्म करने के बाद एक कार पार्किंग से बाहर निकाली। फिर वो सभी को इस शहर में जिक्सन मार्शल हाउस शाखा में ले गया। कार में बैठे अन्य 5 सदस्यों को पता चल गया कि वांगटेन के मन में कई सवाल हैं। उन्होंने बिना रुके उसे समझाना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए, जिंगबू महाद्वीप की जातियां, यहाँ की भाषा। जिंगबू महाद्वीप में कई जातियां थीं, सिर्फ ओक ही नहीं। बोना जाति, विशालकाय जाति, मरमेन जाति और कई अन्य जातियां थीं। इतनी सारी जातियों के होने के कारण स्वाभाविक रूप से कई भाषाएं भी थीं। ये काफी जटिल था। बेशक इस महाद्वीप में एक आम भाषा भी थी जो आमतौर पर इस्तेमाल की जाती थी। वह थी मानव भाषा। वांगटेन ने आश्चर्य से अपनी जीभ बाहर निकाली। ओक, बोना, विशालकाय, ये सब सिर्फ उपन्यासों में ही होते हैं, है न? जिंगबू महाद्वीप में बहुत सारी दौड़ें थीं। लियू यान ने कहा, आपको आश्चर्य हुआ होगा। जब मैं पहली बार यहाँ आया था, तो मुझे संदेह था कि हम किसी उपन्यास में बदल गए हैं। वांगटेन ने पूछा, क्या होगा अगर हम यहाँ के लोगों से ठीक से बात नहीं कर पाएं? इस बारे में चिंता मत करो। इसे हल करने का एक तरीका है। लियू यान ने उसे असमंजस में रखा। मेरे पास एक और सवाल है। चूंकि हमारे जिंगबू महाद्वीप के साथ शांतिपूर्ण संबंध हैं, इसलिए हम जिंगबू महाद्वीप में प्रवेश कर सकते हैं,
लेकिन यहाँ के लोग पृथ्वी पर क्यों नहीं आ सकते? ये प्रश्न उसे काफी समय से परेशान कर रहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग आयामी दरारों से होकर नहीं निकल सकते। जिंगबू महाद्वीप के एक शक्तिशाली व्यक्ति ने एक बार अपना रास्ता बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। इसके बजाय उसे एक मजबूत प्रतिक्रिया मिली और वह लगभग अपनी जान गंवा बैठा। लिन झान ने बातचीत में कूद पड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा क्या है? वांग टेंग और भी हैरान हो गया। यह उत्तर ऐसा कुछ नहीं है जिसे जानने का हमें अधिकार है। लिन झान ने कड़वी मुस्कान दी। तो यही कारण है कि ये दोनों दुनियाएं शांति से रह सकती हैं। वांग टेंग ने फिर पूछा। वो एक जिज्ञासु बच्चे की तरह था जिसके मन में दुनिया के बारे में अंतहीन सवाल थे। यह इतना आसान नहीं है। इसके और भी कारण हैं, लिन झान ने जवाब दिया। फिर उसे कुछ याद आया और उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया। उसने आगे कुछ नहीं बताया। जिंगबू महाद्वीप का पानी गहरा है। वांग टेंग ने चुपके से आह भरी और जांच करना बंद कर दिया। वह बस कार के बाहर के नज़ारे को देखता रहा। पूरा जिंगबू महाद्वीप की सभ्यता अभी भी लौह युग में ही लगती थी। चाहे वह पर्यावरण हो, इमारतें हो या वातावरण, ये पृथ्वी जितनी उन्नत नहीं थी। हालांकि बल और रूनों की उपस्थिति के कारण समय से आगे की प्रतीत होने वाली मानव निर्मित संरचनाएं कभी कभी देखी जा सकती थीं। उदाहरण के लिए, सड़कों पर तेज गति से दौड़ती स्टील की कारें, हवा में क्षितिज की ओर उड़ता फोर्स एयरशिप, और सड़कों पर चटकने की आवाज के साथ स्वतंत्र रूप से चलती स्टील की मूर्तियां। विदेशी एहसास और आधुनिक एहसास दोनों बहुत मजबूत थे। हे भगवान, ये लोमड़ी की नस्ल की एक सुंदर लड़की होगी। उसका फिगर बहुत अच्छा है। वह बहुत सेक्सी लग रही है। कार रुकने से पहले वांग टेंग ने जैक्सन मार्शल हाउस की शाखा को पहचान लिया। वो अप्रत्याशित इमारत। सभी लोग कार से उतरकर मार्शल आर्ट अकादमी में चले गए। लिन झान ने वांग टेंग को सीधे मुख्य भवन में ले गया। मार्शल आर्ट अकादमी की मुख्य इमारत पृथ्वी पर मौजूद इमारत से अलग थी। यहाँ यह वितरण केंद्र की तरह लग रहा था। यहाँ जैक्सन मार्शल हाउस के कई मार्शल योद्धा एकत्र हुए थे। वे आराम कर रहे थे, खेल रहे थे, मिशन स्वीकार कर रहे थे, और कुछ तो युद्ध में अपनी लूट का माल भी बेच रहे थे। लिन झान और उनकी टीम के आगमन ने हॉल में मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वे सभी जैक्सन मार्शल हाउस के मार्शल योद्धा थे, इसलिए वे हमेशा एक दूसरे को देखते थे और स्वाभाविक रूप से परिचित थे। किसी ने अपना मुंह खोला। अरे लिन झान, क्या तुम कोई नौसिखिया लेकर आए हो? ये नौसिखिया थोड़ा युवा दिखता है। क्या वह इतनी कम उम्र में मार्शल योद्धा बन गया? क्या वह किसी धनी परिवार का युवा मालिक हो सकता है? चारों तरफ से आवाजें आ रही थीं। उनके स्वर में तिरस्कार और उपहास की झलक थी। उन्हें वांग टेंग की भावनाओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उनकी बात मत सुनो, वे सभी ऐसे ही हैं। उनके कोई बुरे इरादे नहीं हैं। लिन झान ने वांग टेंग से बात की। फिर उसने उन लोगों पर चिल्लाते हुए कहा, चलो, तुम क्या जानते हो? यह इस साल डोंगहाई में मार्शल आर्ट परीक्षा का शीर्ष विद्वान है। हमारे प्रिंसिपल ने व्यक्तिगत रूप से मुझे उसे साथ लाने के लिए कहा था। वाह, डोंगहाई की मार्शल आर्ट परीक्षा का शीर्ष विद्वान। क्या तुम गंभीर हो? इस साल मार्शल आर्ट परीक्षा का शीर्ष छात्र बहुत प्रभावशाली है। वह पहले से ही एक मार्शल योद्धा है। लगता है वह कोई जीनियस है। भले ही वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, फिर भी वह एक नौसिखिया है। क्या आप जानते हैं कि जिंगबू महाद्वीप किस तरह की जगह है? मौत कभी भी हो सकती है। यहाँ एक नौसिखिए का मार्गदर्शन करना आसान नहीं है। NOWELLBEING.com। लिन झान की बातों ने सभी को चर्चा में डुबो दिया। कई लोग चौंक गए। ठीक है, मैं अब आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। लिन झान ने उन्हें अनदेखा किया और वांग टेंग को हॉल के बीच में ले गया। हॉल बहुत विशाल था। कई गतिविधि क्षेत्रों से गुजरने के बाद वे अंततः केंद्र तक पहुंच गए।
बीच में एक गोलाकार मंच था जिस पर एक पत्थर रखा हुआ था। पत्थर की सतह पर जटिल रून उकेरे गए थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति किनारे पर बैठा हुआ ऊँघ रहा था। अंकल हेई, लिन झान ने उन्हें सम्मानपूर्वक पुकारा। अंकल हेई नामक बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोली और लिन झान की ओर देखा। ओह, ये तुम हो। तुम यहाँ क्यों हो? मैं एक नया व्यक्ति लाया हूँ। लिन झान ने अपना शरीर हिलाया ताकि वांगटेंग आगे आ सके। एक और नया व्यक्ति। अंकल हेई ने वांगटेंग की ओर देखा। वो उत्सुकता से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाए। इस आदमी को समझना थोड़ा मुश्किल है। लिन झान और अन्य सदस्य दंग रह गए। अंकल हेई ने पूरे साल इस विरासत पत्थर की रखवाली की। उन्होंने कई नए लोगों को देखा था, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें कोई टिप्पणी नहीं दी थी। इस बार उन्होंने वास्तव में वांगटेंग के लिए एक अपवाद बनाया और उन्होंने टिप्पणी की कि वांगटेंग को पढ़ना कठिन था। वांगटेंग को नहीं पता था कि टीम के अन्य सदस्य क्या सोच रहे थे। जब उसने अंकल हेई की बातें सुनी तो उसका दिल धड़क उठा। इस बूढ़े आदमी की आंखें इतनी तेज क्यों हैं? अंकल हेई। उसने लिन झान के उदाहरण का अनुसरण किया और बड़े को सम्मानपूर्वक बुलाया। अंकल हेई ने सिर हिलाया। उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा और शांति से कहा, अपने हाथ इस विरासत पत्थर पर रखो। विरासत पत्थर। वांगटेंग ने टीम के अन्य सदस्यों की ओर देखा। जब उसने देखा कि वे सिर हिला रहे हैं, तो वह आगे बढ़ा और अपने हाथ पत्थर पर रख दिए। उसने अंकल हेई को कुछ करते हुए तो नहीं देखा, लेकिन विरासत के पत्थर पर लगे रून अचानक चमक उठे। अभी अभी वह तो आध्यात्मिक शक्ति थी। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांगटेंग ने मन ही मन सोचा। अगले ही पल उसे लगा कि सूचनाओं की एक श्रृंखला उसके दिमाग में प्रवेश कर रही है। यह क्या है? यद्यपि वह इस पत्थर के नाम से अनुमान लगा सकता था कि यह किस काम का है, फिर भी जब उसने वास्तव में इसकी शक्ति का अनुभव किया तो वह दंग रह गया। कुछ ही सेकंड में वांगटेंग को लगा कि उसने एक नई भाषा सीख ली है। प्रतिशत और एम्प, तारांकन प्रतिशत। भाषा को आगे बढ़ाया जा सकता है। उसने अपना मुंह खोला और पाया कि वह एक बिल्कुल विदेशी भाषा में बोल रहा था। उसका उच्चारण भी थोड़ा अजीब था। उसका उच्चारण चीनी जैसा था। फिर उसने लिन झान को उसी विदेशी भाषा में बोलते हुए सुना, बुरा नहीं है। जब अग्रणी लोग इस दुनिया में आए, तो उन्हें इस तरह के विरासत पत्थर के अस्तित्व का एहसास हुआ। वे लोगों को कम समय में एक भाषा की मूल बातें सीखने में सक्षम थे। हम जानते हैं कि एक नई भाषा सीखना कितना मुश्किल है, खासकर जिंगाबू महाद्वीप में, जिसकी संस्कृति हमसे बिल्कुल अलग है। इससे सीखना और भी मुश्किल हो जाता है। कई लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वे जिंगाबू महाद्वीप की भाषाओं को पूरी तरह से समझने में असमर्थ थे। बाद में शक्तिशाली गुटों के पास जिंगाबू महाद्वीप की आम भाषा को नए लोगों तक पहुंचाने के लिए जिंगाबू महाद्वीप से इस पत्थर को ऊंची कीमत पर खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वांगटेंग को ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि इस पद्धति के जरिए अन्य ज्ञान भी आगे बढ़ाया जा सकता है? यह इतना आसान नहीं है। विरासत पत्थर को संचालित करना वास्तव में कठिन है। यदि आप थोड़ा जटिल ज्ञान पारित करना चाहते हैं, तो आपको काफी मात्रा में जनशक्ति, धन और समय की आवश्यकता होगी। ऑपरेशन को अंजाम देने का प्रयास करने से पहले आपको एक गहन रून मास्टर की भी आवश्यकता होगी। बुनियादी ज्ञान सीखना आसान है, इसलिए इसे विरासत के पत्थर में डालना बेकार है। ये प्रयास के लायक नहीं है। जिंगाबू महाद्वीप में कई जातियां हैं और उनकी भाषाएं बेहद जटिल हैं। इसलिए इस साझा भाषा विरासत पत्थर का जन्म हुआ। ये प्रक्रिया सैकड़ों और हजारों वर्षों में धीरे धीरे परिपक्व हुई। अब तक जिंगाबू महाद्वीप में सबसे आम और व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली विरासत पत्थर इस तरह की आम भाषा की विरासत पत्थर हैं। लिन झान ने विस्तार से सब कुछ समझाया। वांगटेंग ने अपनी समझ दिखाने के लिए सिर हिलाया। अगर कोई ऐसी चीज जो आपकी याददाश्त को प्रभावित कर सकती है, इतनी आसानी से बनाई जा सकती है,
तो किसी को भी पढ़ाई के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। विरासत के पत्थर के माध्यम से सब कुछ आगे बढ़ाया जा सकता था। किसी को भी अपने दिमाग को थका देने की जरूरत नहीं थी और आलस्य को बढ़ावा देना आसान था। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि सभ्यता रुक जाएगी, कोई प्रगति नहीं होगी। इसके परिणामों के बारे में सोचना ही भयावह था। भाषा को आगे बढ़ाने का काम पूरा करने के बाद अंकल हे ने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ा आराम किया। लिन झान और अन्य लोगों को पता था कि उन्हें विदा ले लेना चाहिए। मुझे आध्यात्मिक अंगूर गेहूं बियर का 1 कप दे दो। हॉल में मनोरंजन की कई सुविधाएं थीं। लिन झान को बाहर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। वो अपनी टीम को एक बार में ले गया और काउंटर के पीछे खड़े बारटेंडर पर चिल्लाया। आध्यात्मिक अंगूर गेहूं बियर जिंगवू महाद्वीप की एक विशेषता थी। इसमें अल्कोहल की मात्रा अधिक नहीं थी और इसका स्वाद भी बहुत बढ़िया था। कई मार्शल योद्धा इसे बहुत पसंद करते थे। लिन झान ने बार काउंटर के नीचे से एक छोटी पुस्तिका ली और उसे वांगटिंग की ओर फेंक दिया। जो बातें आप जानना चाहते हैं वे सब अंदर हैं, आप देख सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। लियू यान और टीम के अन्य सदस्य बार काउंटर के किनारे इकट्ठे हुए और कुछ ऐसे ड्रिंक या फ्रूट कॉकटेल मंगवाए जिनमें अल्कोहल की मात्रा कम थी। वे किनारे पर इंतजार करते रहे और अपने दोस्तों के साथ सहजता से बातें करते रहे। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने छोटी पुस्तिका खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। ये पुस्तिका जिंगवू महाद्वीप के बारे में सभी सामान्य ज्ञान का संकलन थी। ये बहुत विस्तृत नहीं थी, लेकिन व्यापक थी। समय तेजी से बीत गया। लिन झान ने अन्य टीम के सदस्यों को बुलाया और वांग टेंग द्वारा पुस्तिका पढ़ने के बाद ही जाने के लिए तैयार हो गया। जिंगवू महाद्वीप का समय पृथ्वी के लगभग बराबर था। अब करीब 3 बजे थे। लिन झान ने मार्शल आर्ट अकादमी के पार्किंग स्थल से एक भारी बख्तरबंद वाहन निकाला और सभी को अंदर आने के लिए बुलाया। इस वाहन के पहिए एक इंसान जितने लंबे थे। कार चारों ओर से भारी कवच से ढकी हुई थी और ये एक विशालकाय स्टील के जानवर की तरह लग रही थी। भारी बख्तरबंद वाहन योन शहर से बाहर चला गया। योन सिटी वह महत्वपूर्ण शहर था जो डोंगहाई के आयामी दरार से जुड़ा हुआ था। जब आयामी दरार दिखाई दी तो पृथ्वी के लोगों ने इस शहर का निर्माण शुरू कर दिया था। कई वर्षों के विकास के बाद यह इस स्तर तक पहुंचने में सफल हो सका। जिंगवू महाद्वीप में पृथ्वी से प्राप्त कई तकनीकी उत्पाद बेकार हो गए थे। केवल बल उत्पादों का ही उपयोग किया जा सकता था। उदाहरण के लिए शहर के मध्य में स्थित फोस टावर और फोस का भारी बख्तरबंद वाहन जिसमें वे सवार थे। ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया की यही सीमा है। वांग टेंग ने ये सारी जानकारी छोटी पुस्तिका से सीखी थी। वह धीरे धीरे जिंगवू महाद्वीप की चीजों को स्वीकार करने लगा था। भारी कवच वाहन की आगे और पीछे की सीटें जुड़ी हुई थीं। हालांकि वांग टेंग पीछे बैठा था, लेकिन वह सामने के डैशबोर्ड को देख पा रहा था। इस तरह का फोर्स वाहन हवा में मौजूद फोर्स को अवशोषित करने के लिए रूनों पर निर्भर था और इसे अपनी ऊर्जा आपूर्ति में बदल देता था। ये पर्यावरण के लिए काफी अनुकूल था। वे शहर से बाहर निकले और 10 मील से ज्यादा दूर तक गाड़ी चलाई। फिर वे मुख्य सड़क छोड़कर जंगल में चले गए। उनके आसपास का इलाका सुनसान था, जहां छोटी छोटी झाड़ियां और छोटे छोटे पौधे दिखाई देते थे। कभी कभी वे 1-2 जंगली जानवरों को भी सचेत कर देते थे। जंगल अंतहीन था और हर जगह प्राकृतिक घाटियां थीं। कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इस भारी बख्तरबंद वाहन के विशाल टायरों के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। इस बार हमारा गंतव्य डार्क मिस्ट फॉरेस्ट है, लिन झान ने हवा के झोंके के खिलाफ चिल्लाया। वांग टेंग को तुरंत समझ आ गया कि वह किस बारे में बात कर रहा था। पुस्तिका में एक परिचय था। डार्क मिस्ट फॉरेस्ट एक ऐसा क्षेत्र था जिसे मनुष्य वर्तमान में खोज रहे थे, और यह बहुत बड़ा था। इसके अंदर कई प्रतिबंधित क्षेत्र थे, जहां बड़े और शक्तिशाली तारा जानवर जमे हुए थे। इस जगह पर कई शक्तिशाली मार्शल योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई थी।
आज तक भी मनुष्य ने जंगल को पूरी तरह से नहीं खोजा था। 2 घंटे बाद, जब सूरज डूबने वाला था, एक विशाल जंगल सबके सामने आ गया। लिन झान ने गाड़ी को जंगल के किनारे तक पहुंचाया। फिर उसने ब्रेक लगाया, जिससे बड़ी गाड़ी एक तरफ मुड़ गई। टायरों ने जमीन को घिसा और एक चाप के आकार का निशान बना दिया। मिस्ट फॉरेस्ट के बाहर इंसानों ने एक कैंप बनाया था। यह एक ट्रांसफर स्टेशन की तरह था। लिन झान ने कार को कैंपिंग ग्राउंड पर पार्क किया। फिर सभी ने अपना सामान बैग में उठाया और डार्क मिस्ट फॉरेस्ट की ओर चल पड़े। डार्क मिस्ट फॉरेस्ट रात में बहुत खतरनाक होता है। फिर भी आपको जल्द या बाद में इसका अनुभव करना ही होगा। चूंकि हम पहले से ही यहाँ हैं, इसलिए हमें अब डार्क मिस्ट फॉरेस्ट में जाना चाहिए। लिन झान समूह का नेतृत्व कर रहा था। उसे वांगटेंग से बात करने के लिए अपना सिर घुमाना पड़ा। वांगटेंग बीच में चल रहे थे। यह उनकी जानबूझकर की गई व्यवस्था थी। यान फेई और यान जिनमिंग पीछे थे, जबकि यान जिन्यू और लियू यान वांगटेंग के दोनों ओर थे। वांगटेंग मन ही मन कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मेरी देखभाल एक चूजे की तरह की जा रही है। ये पहली बार था जब वह जंगल में प्रवेश कर रहा था, और वह भी रात में। लिन झान और अन्य सदस्य निस्संदेह अनुभवी थे, लेकिन उन्होंने अपनी सुरक्षा कम करने की हिम्मत नहीं की। जैसे जैसे सूरज डूबता गया, रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। जंगल पूरी तरह से अंधेरा हो गया। अपने इंफ्रारेड नाइट विशन चश्मे पहने। सभी सावधान रहें, लिन झान ने चिल्लाकर कहा। वांगटेंग ने अपने बैग से काले फ्रेम वाला इंफ्रारेड नाइट विशन चश्मा निकाला। यह उन जरूरी चीजों में से एक था, जिसके बारे में लिन झान ने पहले बताया था। इस तरह के युद्ध शैली के इंफ्रारेड चश्मे हल्के और साथ ले जाने में सुविधाजनक थे। इसके कार्यों को बढ़ाने के लिए इसमें रून भी थे। इसकी दृढ़ता, लचीलापन और फिटिंग सभी एकदम सही थे। इससे किसी की लड़ने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। वांगटेंग के पास आध्यात्मिक दृष्टि थी, लेकिन उसे बाहर खड़े होने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा आध्यात्मिक दृष्टि ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति का बहुत ज्यादा उपभोग किया। बेहतर होगा कि पहले इन युद्ध शैली के इंफ्रारेड चश्मों का इस्तेमाल किया जाए। वह अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को आपातकालीन जरूरतों के लिए बचाकर रखेगा। इंतजार। जैसे ही सभी लोग जंगल में अंदर जाने वाले थे, लिन झान ने अपना हाथ उठाया और धीमी आवाज में उन्हें रोक दिया। उसके पीछे चल रहे दल के सदस्यों ने तुरंत अपनी सतर्कता बढ़ा दी। उनके रुख को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी समय हमला करने या बचाव करने के लिए तैयार थे। वांगटेंग ने दूसरों का पीछा किया और नीचे बैठ गया। उसने अपनी युद्ध तलवार को हाथ में कसकर पकड़ लिया और अपने आसपास के माहौल को देखा। यह एक तूफानी भेड़िया है। लिन झान एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी टीम के बाकी सदस्यों को बुलाया। जब सभी लोग एक साथ इकट्ठे हुए, तो उनका ध्यान जमीन पर पड़ी एक चीज पर गया। यह मल का ढेर था। कुछ सुंदर पुरुष और सुंदर महिलाएं आधी रात को मल के ढेर को देखने के लिए एक साथ बैठे थे। ये दृश्य बहुत दिलचस्प था। वांगटेंग शिकायत करना चाहता था, लेकिन जब उसने लिन झान और टीम के अन्य सदस्यों के गंभीर हाव भाव देखे, तो उसने ऐसा न करने का फैसला किया। ऐसा नहीं लग रहा था कि वे मजाक कर रहे थे। यह आकार, ये रंग और ये गंध। यान जिनमिंग ने अपनी नाक को चुटकी में दबाया और सिर हिलाते हुए कहा, ये वास्तव में एक आंधी भेड़िया है। वांगटेंग, देखो और सीखो, लियू यान ने उसे याद दिलाया। वांगटेंग ने सिर हिलाया। उसने अभी अभी बताई गई विशेषताओं को अपने दिल में याद कर लिया। सब लोग सावधान रहें। ये मल बहुत ताज़ा लग रहा है, इसलिए इसे अभी कुछ देर पहले ही छोड़ा गया होगा। तूफानी भेड़िए झुंड में चलते हैं। अगर हम उनसे मिल गए, तो थोड़ी परेशानी होगी, लिन झान ने कहा। समूह चलता रहा। जैसे जैसे वे अंदर गए, उन्हें और भी ज्यादा गेल भेड़ियों के निशान दिखाई देने लगे। लिन झान के अनुमान के अनुसार, इस क्षेत्र में कम से कम 7 से 8 गेल भेड़िए एक साथ शिकार कर रहे थे।
आंधी भेड़ियों के पंजे और दांत हथियार बनाने के लिए अच्छी सामग्री हैं। अगर हम उनसे मिलते हैं तो उन्हें मार गिराने की कोशिश करेंगे। लियू यान ने अपनी मशीन गन उठाए और बेपरवाही से कहा, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ। अब हमारी टीम में वांग टेंग है। हमें एक दूसरे के साथ काम करना सीखने के लिए समय चाहिए। लिन झान ज्यादा सतर्क था। नेताजी, तूफानी भेड़िए किस स्तर के हैं? वांग टेंग ने पूछा। वे अधिकतम 1 स्टार उच्च स्तर पर हैं। यदि यह एक भेड़िया राजा है तो ये 2 स्टार हो सकता है, लिन झान ने कहा। अगर हम वाकई उनसे मिल लें तो आपको मेरा खास ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैं 1 स्टार बीस्ट को संभाल सकता हूँ, वांग टेंग ने कहा। वो उन पर बोझ नहीं बनना चाहता था। क्या तुम्हें यकीन है? लिन झान हैरान था। वांग टेंग, जिंगबू महाद्वीप में सितारा जानवर जन्म से ही अन्य सितारा जानवरों के बीच रहते हैं। वे लड़ाई में बहुत अनुभवी हैं और वे पृथ्वी पर सितारा जानवरों की तुलना में अधिक भयंकर और संभालने में कठिन हैं। आपको खुद को बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, लियू यान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। लियू यान सही कह रहा है। जिंगबू महाद्वीप में तारा जानवरों को संभालना मुश्किल है, खासकर हवा के तत्व उत्परिवर्तित तारा जानवरों जैसे कि आंधी भेड़ियों को। वे बहुत तेज हैं और एक से लड़ना मुश्किल है, पूरे झुंड से तो और भी मुश्किल है। ये जानवर सहयोग करना जानते हैं। हमें भी उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ समय और प्रयास खर्च करने की जरूरत है, टीम के एक अन्य सदस्य यांग फेई ने कहा। वांग टेंग ने एक कड़वी मुस्कान दी। ऐसा लग रहा था कि सभी को लगा कि वो अपनी कीमत पर खुद को बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। उसने बस सिर हिलाया और जवाब दिया, ठीक है, मैं खुद को मजबूर नहीं करूंगा। टीम ने तूफानी भेड़ियों के पदचिह्नों पर नजर रखते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक यान जिनमिंग ने अपना ब्लेड हवा में घुमाया। 3 मीटर लंबा काला सांप 2 टुकड़ों में कट गया। दोनों टुकड़े पेड़ से नीचे गिर गए। क्या तुम ठीक हो? लिन झान ने पलटकर पूछा। मैं ठीक हूँ, ये सिर्फ एक जहरीला सांप है, कोई तारा जानवर नहीं, यान जिनमिंग ने उदासीनता से कहा। लिन झान ने सिर हिलाया। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, उसने अपनी आंखों के कोने से कुछ देखा। उसके हाव भाव अचानक बदल गए और वह चिल्लाया, 6 बजे, कमर, पंजा हमला। उसी समय वो जमीन पर पैर पटकते हुए अपने दाहिनी ओर मुड़ गया। उसके हाथ में मौजूद कुल्हाड़ी हवा में अर्धवृत्ताकार बन गई और उसने उसे पीछे की ओर उछाला। चेतावनी सुनते ही यान जिनमिंग के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। उसने जल्दी से अपना शरीर घुमाया। स्लैश! हरे रंग की रोशनी की एक चमक उसकी कमर को छूती हुई लगभग 2 टुकड़ों में कट गई। बिजली की चमक सामने के विशाल पेड़ों को चीरती हुई आगे निकल गई। एक दूसरे के बगल में उगे 2 बड़े पेड़ 2 हिस्सों में कट गए और जोरदार टक्कर के साथ जमीन पर गिर गए। चीख! एड्स बाय पब फ्यूचर। अगले ही क्षण भेड़ियों की चीखों ने रात की शांति भंग कर दी। स्वुश, स्वुश, स्वुश। झाड़ियों के बीच से कई आकृतियां आगे पीछे चल रही थीं। पत्तियों से रगड़ खाते उनके शरीर की आवाज सुनकर टीम के सदस्य पूरी तरह चौकन्ने हो गए। इसके बाद जंगल में हरी रोशनी दिखाई देने लगी। 7-8 परछाइयां एक पल में बाहर निकली और टाइगर वॉरियर टीम के सदस्यों पर झपट पड़ी। मार डालो! विनम्र दिखने वाला यांग फेई गुस्से में दहाड़ उठा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह सबसे पहले आगे बढ़ा। उसके हाथ में युद्ध की गदा एक छड़ी के टुकड़े की तरह उसके चारों ओर नाच रही थी। धमाका! युद्ध गदा ने एक तूफानी भेड़िए को कुचल दिया और उसे बहुत दूर तक उड़ा दिया। वह तुरंत मर गया। यान जिन्यू ने अपने हाथ में एक युद्ध तलवार पकड़ी हुई थी। उसकी हमला करने की गति वाकई बहुत तेज थी। एक भेड़िए के पंजे को रोकने के बाद उसने अपनी हरी तलवार को बाहर निकाला और भेड़िए की आंखों में घोंप दिया। NOWELLBEIN.COM। तलवार की नोक से ठंडी और तीखी चमक निकली। हर जगह खून फैल गया। तूफानी भेड़िया मर चुका था।
यान जिनमिंग ने उस तूफानी भेड़िए का सिर एक ही बार में काट दिया जो अभी अभी उस पर हमला करने आया था। फिर उसने बिना अपना संयम खोए दूसरे तूफानी भेड़िए का स्वागत किया। लियू यान एक विशाल पेड़ पर चढ़ गई। भारी मशीन गन अभी भी उसकी पीठ के पीछे थी और अब उसके हाथ में एक रून पिस्तौल थी। एकल शॉट। पेड़ के नीचे एक तूफानी भेड़िया आश्चर्यजनक गति से आने वाली गोलियों से बच निकला। गोलियों के अंत में लाल लपटें थीं, जो हवा में एक रास्ता बना रही थीं। लियू यान को तूफानी भेड़िए से छुटकारा पाने के लिए 3 गोलियों का इस्तेमाल करना पड़ा। तभी सबकी नजर वांग टेंग पर पड़ी। उनका समूह नष्ट हो गया था, इसलिए सभी ने अपना सिर घुमाकर वांग टेंग की तलाश करने से पहले सबसे तेज गति से अपनी समस्या का समाधान किया। ये स्वाभाविक था कि वे एक नौसिखिए के बारे में अधिक चिंतित थे। केवल वे लोग ही जानते होंगे जिन्होंने जिंगवू महाद्वीप के तारा जानवरों का सामना किया था कि वे कितने खतरनाक थे। लेकिन जब सभी ने आखिरकार वांग टेंग को ढूंढ लिया, तो उन्होंने उसे आंधी भेड़िए से कम गति से उड़ते हुए देखा। उसने आंधी भेड़िए को पीछे छोड़ दिया, उसी समय अपनी तलवार घुमाई और हवा में बर्फीली नीली रोशनी बनाई। आंधी भेड़िए का पेट आसानी से कट गया। तेज, सटीक, निर्दयी। इसमें किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं थी। धमाका। दूसरी तरफ लिन झान ने 2 स्टार गेल वुल्फ राजा को अपनी कुल्हाड़ी से कीमा बनाया हुआ मांस के ढेर में कुचल दिया। फिर उसने अपने हाथ में दूसरी कुल्हाड़ी घुमाई और अपनी ओर हमला करने वाले 2 एक स्टार गेल भेड़ियों के शरीर को काट डाला। उसने अपनी लड़ाई भी जल्दी खत्म कर दी। फिर उसने अपनी कुल्हाड़ियों को अपनी पीठ के पीछे खोल में रखा और मारे गए भेड़ियों की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। इसके बजाय उसने वांग टेंग के पैरों के नीचे पेट कटे हुए पड़े भेड़िए को देखा। वह थोड़ा चौंक गया। अंत में उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हम अपनी टीम में एक खजाना पाने में कामयाब हो गए हैं।